नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू रामा टीचर्स यू। आज हम लोग हमारा क्लास 12th का केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का दूसरा वीडियो बनाने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में आई होप हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है, और अगर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है तो सैटरडे को तुम्हारा अगला एग्जाम होगा। ठीक है, नाउ मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑर्डर तक चले गए थे। ऑर्डर क्या होता है? हमारा एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है जो डिपेंड करता है कि हमारे रिएक्टेंट्स किस तरह से एक दूसरे के साथ बिहेव करेंगे। क्या क्या तुम्हारे व्हाट आर द रिएक्टेंट्स का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, हाउ डज इट अफेक्ट द रेट ऑफ अ रिएक्शन, एंड दैट वाज बेसिकली द ऑर्डर। ठीक है, हम लोगों ने अलग अलग तरह के ऑर्डर्स देखे। ऑर्डर्स के बाद हमारा जो कांस्टेंट निकल के आता है, कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या होगा वो भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिया था। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोगों को मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन में बढ़ना है। So, what is molecularity? Molecularity is another property of a reaction which helps in understanding its mechanism. The number of reacting species, atoms, ions, or molecules taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about a chemical reaction is called the molecularity of a reaction. हम सबको पता है एक सिस्टम के अंदर जब भी तुम्हारा रिएक्शन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर कोलाइडिंग विद ईच अदर। एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में करके कोलाइड करते हैं। व्हेन दे कोलाइड, जब कोलाइड हो रहा होता है तब तुम्हारा रिएक्शन एक्चुअली टेक्स प्लेस करता है। ठीक है, इफ दे कैन नॉट कोलाइड देन दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ठीक है, अगर कोलाइड हो रहा है दे पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन। ये कोलिजन्स बहुत ज्यादा तेजी से होते हैं। ठीक है, नाउ कितने सारे इंडिविजुअल एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इन सबको एक साथ कोलाइड करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा रिएक्शन आगे प्रोसीड करे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा वी कॉल इट द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। सो यूनिमॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक ही तुम्हारे पास मॉलिक्यूल है, वो टूट के मल्टीपल मॉलिक्यूल्स बन रहा है। बाई मॉलिक्यूलर क्या हो जाएगा? दो मॉलिक्यूल्स तुम्हारे टकरा के क्या बोलते हैं, तुम्हारा रिएक्शन को कंटिन्यू करा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। Classification of reaction on the basis of molecularity. If a reaction involves the decomposition of only one single species, the molecularity is one and it is called a unimolecular reaction. For example, the decomposition of calcium carbonate. Calcium carbonate तुम्हारा decompose होके क्या बनता है? Calcium oxide और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। When you heat calcium carbonate, you get calcium oxide and carbon dioxide. It is a unimolecular reaction क्योंकि पूरे के पूरे रिएक्शन में एक ही रिएक्टेंट है। वो रिएक्टेंट तुम्हारा टूट के दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहा है। ठीक है, NH4NO2, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट जब तुम्हारा डिकम्पोज होता है तो तुम्हारा नाइट्रोजन गैस और H2O बाहर निकल के आता है। उसी तरह से O2F2, ऑक्सीजन फ्लोराइड, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? O2 और F2 तुम्हारे स्प्लिट होके बाहर निकल के आ जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट अवर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो इस वाले किसको डाउट है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या होता है? नेक्स्ट कम्स द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्यों? हाँ, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड को साथ में आना पड़ेगा, साथ में आके कोलाइड करना पड़ेगा। कोलाइड करने पर ही तुम्हें H2 और I2 मिलेगा। ठीक है, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विल नॉट गिव यू H2 and I2. Two of them have to come together and collide in a specific orientation. एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में कोलाइड होने के बाद ही तुम्हारा वो रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। इसमें किसी डाउट? ये तुम्हारे एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड O2 is a trimolecular reaction as a collision of three molecules results into the products. That is, दो मॉलिक्यूल ऑफ NO और एक मॉलिक्यूल ऑफ O2 तुम्हारा दो मॉलिक्यूल्स ऑफ NO2 देता है। सो यहां पे तीन अलग अलग मॉलिक्यूल्स को एक ही जगह एक ही समय पे कोलाइड करना पड़ेगा, तभी तुम्हारा रिएक्शन आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। नाउ reactions with molecularity greater than 3 are rare. क्यों? See, होता क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन का जो तुम्हारा जो प्रोबेबिलिटी होता है वो बहुत ज्यादा रहता है। दो मॉलिक्यूल्स को अगर एक जगह कोलाइड करना है तो प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। सोच के देखो, तीन मॉलिक्यूल्स को एक साथ एक ही जगह पे कोलाइड करने की प्रोबेबिलिटी और ज्यादा कम हो जाएगी। चार मॉलिक्यूल्स की और भी ज्यादा कम हो जाएगी। थिंक ऑफ इट एज अ बिलियर्ड्स टेबल। बिलियर्ड्स खेले हो कभी? पूल खेलो तुम लोग? हाँ, तो तुम सोच के देखो, एक ही समय में एक बॉल
दो बॉल्स को क्या बोलते हैं, हिट कर सकती है मैक्स टू मैक्स। या फिर क्या हो सकता है, किसी को भी हिट ना करे, तुम्हारा वो शॉट है फ्लूक में चले जाए। या फिर दो बॉल्स हिट हो गए, एक तुम्हारा स्ट्राइकर और तुम्हारा दूसरा बॉल पे हिट हो गया। तीसरा, दो बॉल्स जो ये लगे थे, बीच में जाके तुमने से कोलाइड कर दिया। दो से अधिक या फिर तीन या चार जब होते हैं तुम्हारे पास, ठीक है, मोर देन थ्री, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर फोर अलग अलग मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस टू कोलाइड इन वन सिंगल स्पेस। एक ही स्पेस में कोलाइड करना, इट बिकम्स एन इम्पॉसिबल टास्क। तो इसके कारण हम लोग क्या बोलते हैं, वी से दैट अ मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 इज नॉट फीजिबल। और इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूंगा, फीजिबल नहीं है। सो 3 से ज्यादा मुश्किल है, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन टू बी ग्रेटर देन 3 इज नॉट इम्पॉसिबल, बट इट इज जस्ट डिफिकल्ट। आगे बढ़ते हैं। रिएक्शंस विद मॉलिक्यूलरिटी ग्रेटर देन 3 आर रेयर एज प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल्स कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली टू फॉर्म प्रोडक्ट्स इज वेरी वेरी लो। मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी काम आती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के लिए मॉलिक्यूलरिटी काम नहीं आती। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस आर व्हाट, तनिष्क, व्हाट आर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस? एक से ज्यादा स्टेप पे तुम्हारे अगर कंप्लीट हो रहे हैं तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। मॉलिक्यूलरिटी हैज नो मीनिंग फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस एज these reactions are supposed to take place in a sequence of number of steps. It can be determined only by elementary reaction. तो अगर तुमसे पूछा जाए why is there a need for complex reactions, why can't these reactions take place in a single step, this is the reason. क्यों? क्योंकि मल्टीपल कोलिजन्स एक साथ नहीं हो पाते। नेचर इज ऑल्सो क्या, वो एक हैज अ सर्टेन लिमिट कि कितना तुम्हारा कोलिजन्स एक साथ हो सकता है। इफ अगर बहुत सारे कोलिजन्स कराने हैं तो नेचर प्रेफर्स व्हाट, इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन वन सिंगल स्टेप, तुम्हारा वो क्या करो, इंस्टेड ऑफ डूइंग एवरीथिंग इन वन सिंगल स्टेप, वो तुम क्या करो, तुम उसे अलग अलग स्टेप्स में तुम उसको स्प्रेड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो KClO3 plus 6FeSO4 plus 3H2SO4 gives you KCl plus 3Fe2SO4 plus 3H2O। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे 10 है इसका मॉलिक्यूलरिटी, इट्स डज नॉट मीन दैट। अब जस्ट बिकॉज तुम्हारे यहाँ पे 3 प्लस 6 प्लस 1 10 अलग अलग तुम्हारे आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन जो है तुम्हारा मल्टीपल स्टेजेस में, मल्टीपल स्टेप्स में कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की तरह काम कर रहा है। The reaction seems to be of the 10th order reaction, but actually it is a second order reaction. This indicates that the reaction takes place in several steps. ये तुम्हारा MCQ क्वेश्चन निकल के आ सकता है, यहाँ पे इसका मॉलिक्यूलरिटी पूछा जा सकता है तुमसे। Now, the rate determining step. As discussed above, even a simple looking reaction might have been proceeding through several steps. Out of these steps, the slowest step of the reaction is considered as the rate determining step of the chemical reaction and decides the overall rate of a reaction. तुम्हारा पूरा इट्स लाइक दिस, तुम्हारा एक रिले होता है। रिले क्या जानते हो ना, क्या होता है, जहां पांच अलग अलग लोग बैठ के एक ही टीम के लिए दौड़ते हैं, हर किसी को 200 मीटर 200 मीटर 200 मीटर भागना होता है। नाउ तुम्हारा टीम जीतेगा या हारेगा किस पे डिपेंड करता है, हु इज द स्लोएस्ट रनर अमंग यू। ठीक है, द वीकेस्ट लिंक कौन है उस पर डिपेंड करता है। उसका अगर स्पीड हम लोगों ने बढ़ा दिया, किसी भी तरह से अगर हमने उसका स्पीड बढ़ा दिया, उसके पीछे एक पागल कुत्ते को क्या बोलते हैं, हम लोगों ने भगा दिया, तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। ठीक है, सो द पर्सन हु हैज द स्लोएस्ट स्पीड इज टू बी द रेट डिटरमिनिंग स्टेप। द रेट डिटरमिनिंग पर्सन, तुम्हारी प्रोबेबिलिटी, जितने हारने की जो प्रोबेबिलिटी है वो उस थर्ड पर्सन या फिर जो स्लोएस्ट पर्सन है उस पर डिपेंड करती है। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, 2N2O5 gives you 4NO2 plus O2. Now, the rate law for the reaction is found to be K of 2N2O5. That means तुम्हारा जो N2O5 है, हाँ, उसके कॉन्सेंट्रेशन पे तुम्हारा पूरा का पूरा रेट जो है अपना डिपेंड करता है। बट ऑब्जर्व रेट लॉ सजेस्ट दैट तुम्हारा यहाँ पे, और इट बेसिकली अगर हम लोगों ने इफ द रिएक्शन अकर्स बाय द कोलिशन ऑफ 2N2O5 molecules as indicated by the balanced equation, it would be a second order reaction.
दैट इज K of N2O5 द होल स्क्वायर हो जाता, मगर ये होता नहीं है. बट observed rate law suggests that it is of a first order reaction, which implies that the reaction is a complex reaction. It must take place in two steps in such a way that the slowest step should involve only one molecule of N2O5. तो तुम्हारा होता क्या है, स्लो स्टेप के अंदर क्या होता है, N2O5 तुम्हारा धीरे 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 ब्रेक डाउन करता है टू फॉर्म NO2 प्लस NO3. नाउ अब ये दूसरा N2O5 का मॉलिक्यूल जो है वो तुम्हारे NO3 के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म 3NO2 प्लस O2. ठीक है, तो N2O5 हमारा ओवरऑल क्या देगा, N2O5 विल गिव यू, यहां पे देखो इन दोनों के दोनों रिएक्शंस को ऐड करो तो क्या मिलेगा, 2N2O5 मिल रहा है, और यहां का NO3 और यहां का NO3 तुम्हारा कैंसिल हो जाता है. जब हम लोग मल्टीपल रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो कॉमन होते हैं उनको हम लोग काट देते हैं. पहले सबसे पहले कहां पे देखा था तुम लोगों ने, ये रेडॉक्स रिएक्शन का जो चैप्टर था उसके अंदर तुम लोगों ने देखा था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन वाला जो सेक्शन था उसके अंदर. नाउ यहां पे 2N2O5 गिव्स यू 4NO2 प्लस O2 हमें मिल जाएगा. NO3 क्यों कैंसिल हुआ, समझ में आ गया तनिष्क, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में सेम वैल्यूज थे. इट मींस एग्जैक्टली लाइक दिस, तुम्हारे पास 3x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 3z है, तो हम लोग इसको कैंसिल करके क्या लिख सकते हैं, 3x इज इक्वल टू 3z लिख सकते हैं. वही चीज हम लोगों ने यहां पे किया है, जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कॉमन था उसको हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया. नेक्स्ट, from these observations we can distinguish between molecularity and order of a reaction. ये हाँ बोलो 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 बोलो, ये वाला. सो KCl की कहानी क्या है, KCl का जो रिएक्शन है वो तुम्हारे चैप्टर का हिस्सा नहीं है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ योर रिएक्शन. KClO3 प्लस तुम्हारा FeSO4 प्लस H2SO4 तुम्हें KCl प्लस Fe2SO4 प्लस 3H2O दे रहा है. यहां पे एक्चुअली होता क्या है तुम्हारा, यहां पे तुम्हारा अगर देखा जाए तो इफ अ ले पर्सन, इफ अ लेमैन वो टू रीड दिस, वो क्या बोलेगा, यहां पे एक मॉलिक्यूल ऑफ KClO3, 6 मॉलिक्यूल ऑफ FeSO4 और 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 सब कुछ कंबाइन होके तुम्हारा ये वाला रिएक्शन को प्रोसीड कर रहे हैं. और अगर जब पूछा जाए तो वो क्या बोलेगा, इसकी मॉलिक्युलरिटी 10 है, मगर इसकी मॉलिक्युलरिटी एक्चुअली 10 नहीं है. क्यों, क्योंकि इसका जो रिएक्शन हो रहा है ये मल्टीपल स्टेजेस में हो रहा है, और इसका जो ऑर्डर निकल के आता है वो हमारा सेकेंड ऑर्डर निकल के आता है. ठीक है, दिस इज नॉट एन एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दैट इज बीइंग कैरिड आउट इन मल्टीपल स्टेप्स. ये क्लियर हो गई? हाँ, ये इसलिए पता है क्योंकि सी लॉजिक क्या बोलता है, 3 से अधिक बहुत मुश्किल होता है. ठीक है, यहां पे मॉलिक्युलरिटी तुम्हारी 10 आ रही है, इट इज कमिंग आउट टू बी 10. नाउ 10 की मॉलिक्युलरिटी तुम्हारी नामुमकिन है. चार अलग अलग मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस एक साथ कोलाइड करना, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा जीरो के आसपास होती है. ठीक है, मगर 10 तुम चाहते हो कि 10 अलग अलग इंडिविजुअल्स मॉलिक्यूल्स, तुम्हारे ये सभी के सभी मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे 10 मॉलिक्यूल्स सारे के सारे एक साथ भिड़ जाए, होगा ही नहीं, स्पेस ही नहीं रहेगा, वॉल्यूम ही नहीं रहेगा तुम्हारे पास. ठीक है, सो इसकी मॉलिक्युलरिटी तुम्हारी 10 नहीं है, इट्स अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन. समझ में आ गया? अब क्लियर है ये बात, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, सो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बीच में फर्क क्या होता है? The number of reacting species which must collide simultaneously in order to carry out a chemical reaction is called its molecularity. ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स को एक साथ टकराना पड़ेगा एक रिएक्शन को कंक्लूड करने के लिए या फिर कंडक्ट करने के लिए, कितने रिएक्शंस एक साथ भिड़ने के लिए तैयार है, उसको हम लोग उसकी मॉलिक्युलरिटी बोलते हैं. और ऑर्डर क्या होता है, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. दैट इज जो तुम्हारा एक्सप्रेशन के ऊपर x और y लगता था ना, हाँ, k a to the power x b to the power y, उस x और y का अगर हम लोग जब सम करते हैं तो जो वैल्यू निकल के आता है दैट बिकम्स द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन. तुम्हारा ऑर्डर 0 से लेके कोई भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शंस भी हो सकता है. मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज होल नंबर्स, मॉलिक्युलरिटी कभी फ्रैक्शन में नहीं जाएगा. ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा आधा मॉलिक्यूल ऑफ O2 तुम्हारा भिड़ने के लिए चला गया, ये मुमकिन ही नहीं है. ठीक है,
सो मॉलिक्युलरिटी हमेशा होल नंबर्स के अंदर आता है। ऑर्डर कैन हैव जीरो से लेके कोई भी वैल्यू हो सकती है, बट फ्रैक्शंस में भी हो सकता है तुम्हारा। नाउ मॉलिक्युलरिटी इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, और ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटल होता है। क्यों? वी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय डूइंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके ही हम लोग हमारा ऑर्डर निकालते हैं, है ना। अगले, molecularity is applicable to elementary reactions only. For complex reactions it has no meaning. complex reaction के अंदर molecularity का कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। order of a reaction is applicable to elementary as well as complex reactions, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो KClO3 वाला था, उसके अंदर molecularity तो लिखा नहीं गया था, मगर you saw that उसका ऑर्डर जो है सेकेंड ऑर्डर वाला है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर मॉलिक्युलरिटी नहीं होती, ओनली सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर रहता है। फॉर सिंपल रिएक्शंस मॉलिक्युलरिटी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टोइचियोमेट्री ऑफ द इक्वेशंस। दैट इज तुम्हारा अगर क्या बोलते हैं 2HI गिव्स यू H2 प्लस I2, तो यहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ HI क्या है? 2, तो मॉलिक्युलरिटी भी किसके बराबर हो जाएगी? 2, ठीक है। तो यहां पे तुम्हारा जो वैल्यू है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है। एंड वी ऑलवेज नो तुम्हारा ऑर्डर कुड बी और कुड नॉट बी, कुड बी द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स या फिर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स ना भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर अ सिंपल रिएक्शन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन may not be equal to the number of molecules of a reactant as seen in the balance equation. हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट, molecularity of a reaction can never be zero. बिना किसी रिएक्टेंट के तुम्हारा रिएक्शन प्रोसीड ही कैसे करेगा? हाँ, यहां पे खाली जगह, खाली बर्तन रखा हुआ है तुमने और बोल रहे हो मेरे को HCl चाहिए, HCl चाहिए, HCl चाहिए बोल रहे हो, तुम्हारा रिएक्शन तो होगा ही नहीं। मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या होता है? एक तो मॉलिक्यूल होना ही चाहिए। मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी जीरो। बिना किसी मॉलिक्यूल्स के, बिना किसी रिएक्टेंट के तुम्हारा रिएक्शन होगा ही नहीं। बट ऑर्डर तुम्हारा जीरो हो सकता है। ऑर्डर जीरो होने का मतलब क्या है? तुम्हारा जो रेट है, द रेट इज नॉट डिपेंडेंट, वो किसी पे भी आभारी नहीं है। द रेट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी ऑफ द रिएक्टेंट स्पीशीज। कोई भी रिएक्टेंट को उठा लो, तुम्हारा अगर ऑर्डर जीरो निकल के आ रहा है तो तुम्हारा रेट विल नॉट बी अफेक्टेड। तो हमारे इस चैप्टर के अंदर दो अलग अलग तरह के रिएक्शंस को तुम्हें याद रखना है। एक है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दूसरा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन, ये दोनों को दोनों तुम्हें याद करके रखना है। डेरिवेशंस के अंदर पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। नाउ यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। डिफरेंशियल रेट इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? यहां पे इसी तरह से, कैन यू सी दिस? माइनस dr अपॉन dt इज इक्वल टू k a टू द पावर x p टू द b टू द पावर y। दिस इज हाउ वी राइट। p इन्होंने p और q लिया है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्यों? क्योंकि तुम डेरिवेट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। कैन यू सी दिस? रिएक्शन के स्पीड को यू आर डेरिवेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। उसको तुम किसके साथ, किस तरह से तुम्हारे टाइम के साथ वेरी कर रहा है, दैट इज व्हाट दैट यू आर ट्राइंग टू फाइंड। सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अ डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। Here, the instantaneous rate is determined by measuring the slope of the tangent. ये भी निकालना आता है। एक अगर ग्राफ दे रखा हुआ है, स्लोप कैसे निकालेगा? स्लोप तुम्हारा tan थीटा के बराबर होता है, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तुम्हारा स्लोप निकल के आता है। Here, the instantaneous rate is determined by measuring the slope of the tangent at a point t in the concentration versus time plot. Concentration versus time में तुम्हारा इस तरह से एक स्लोप निकाल के तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हो। But it is not always convenient to determine the instantaneous rate, which makes it difficult to determine the rate law and the order of a reaction. ठीक है, रेट लॉ और ऑर्डर हम लोग इससे नहीं निकाल सकते। सो टू अवॉइड द टाइम डिफिकल्टी, differential rate equation is integrated to give a relation between directly measured experimental data. ठीक है, तो हमें कितना हमारा कंसंट्रेशन रहेगा। लाइक फॉर एग्जांपल, हाँ, तुम एक रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, रेस्टोरेंट में तुमने क्या किया, एक लार्ज डोमिनोज के रेस्टोरेंट में गए और तुमने वहां पे वो 1299 का जो बड़ा पिज्जा आता है ना, इतना बड़ा, ठीक है,
बहुत बड़ा पिज्जा आता है। तो उस बड़े पिज्जे को तुमने ऑर्डर किया और तुमने खाना शुरू किया, धीरे 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 करके खा रहे हो, और तुमने उस पूरे के पूरे पिज्जा को तुमने लेट्स से 1 घंटे में खत्म किया। हाँ, पहले बहुत भूख लग रही थी, ठीक है, पहले बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, तो तुमने खाना शुरू किया, धीरे धीरे करके खा रहे हो। आफ्टर अ व्हाइल तुम्हारा पेट धीरे धीरे भर रहा है। भरते वक्त क्या हो रहा है, क्या तुम उसी स्पीड में खा रहे हो? नहीं, यू आर नॉट ईटिंग द फूड इन द सेम स्पीड, ठीक है। और तुम्हारा एंड होते होते तुम्हारा जो स्पीड है बहुत कम हो चुका है। 1 घंटा लगा तुम्हें उस पूरे के पूरे पिज्जा को खत्म करने के लिए। नाउ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या देगा पता है? अच्छा, अगर तुम्हें 1 घंटा लगा तो उस पूरे के पूरे पिज्जा को खत्म करने के लिए, पहले के 10 मिनट में कितना पिज्जा खा लिया तुमने? अगले 10 मिनट में तुमने कितना पिज्जा खाया? आधे घंटे में कितना पिज्जा तुम्हारा खत्म हुआ? हाँ, 55 मिनट्स में तुम्हारा कितना पिज्जा खत्म हुआ, कितना पिज्जा बचा हुआ है? ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन नहीं दिखा सकता, मगर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है ये हम लोगों को एक आइडिया दिला सकता है। अब इसी नॉलेज को एक रिएक्शन में डाल दो, ठीक है। ए प्लस बी गिव्स यू सी प्लस डी, ठीक है। हाँ, सो तुम्हारे पास एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जब तुम इसका लिखते हो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि अच्छा 10वें सेकेंड में कितने रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो गए, कितने प्रोडक्ट्स बने तुम्हारे। 1 मिनट में कितने रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो गए, कितने प्रोडक्ट्स बने, कितने रिएक्टेंट्स और बचे हैं, ठीक है। दैट इज व्हाट एन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन टेल्स यू, ठीक है, कितना बचा हुआ है तुम्हारे पास। सो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हमारा स्पीड अगर बता रहा है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें क्या देगा, हमें कितना ज्यादा डिस्टेंस तुमने कवर किया। देखो सिंपल सा एक लॉजिक देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में तुम्हारा जो ग्राफ है वो वेलोसिटी बता रहा है एवरी सिंगल इंस्टेंट। ग्राफ के नीचे का एरिया क्या दिखाता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड दिखाता है ना। डिस्टेंस कवर्ड भी बोल सकते हो अगर इफ यू इमेजिन तुम्हारा पूरा का पूरा एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो वही चीज यहां पे भी हो रही है। तुम्हारा जो स्लोप है वो तुम्हारा क्या दिखा रहा है, वो तुम्हारा इंस्टेंटेनियस रेट दिखा रहा है, मगर स्लोप के नीचे जो एरिया है वो तुम्हारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ होता है। कितना तुम्हारा रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ इस सेकंड में, बताओ कितना रिएक्टेंट तुम्हारा कंज्यूम हुआ, ठीक है। सो इट इज नॉट समथिंग न्यू, इट इज बीन समथिंग दैट यू हैव बीन डूइंग फॉर 9th क्लास से करते आ रहे हो। ग्राफ के नीचे एरिया को कैलकुलेट करते हो ताकि तुम्हें डिस्टेंस मिल जाए। यहां पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, ग्राफ के नीचे एरिया को कैलकुलेट करके हम लोग हमारा कितना रिएक्टेंट बचा है उसको हम लोग देखने वाले हैं। So, to avoid difficulty, the differential rate equation is integrated to give a relation between the directly measured experimental data, that is concentration at different times, and the rate constant. इस तरह से हमारा एक रिलेशन निकल के आता है। रेट कांस्टेंट क्या होता है? K is our rate constant. Now, integrated rate equation relates concentration of a reactant or product with time. These equations are different for reactions of different order. अलग-अलग order के लिए अलग-अलग तुम्हारे equations निकल के आते हैं। तो हम लोग हमारी शुरुआत कहां से करने वाले हैं? Zero order reaction. Now, zero order reaction का मतलब क्या होता है? जीरो ऑर्डर का रिएक्शन का मतलब है कि वो तुम्हारे रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता ही नहीं है। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पे तुम्हारा कोई डिपेंडेंस है ही नहीं। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा रिएक्टेंट है या फिर इतना रिएक्टेंट है, तुम्हारा रिएक्शन कंप्लीट सेम टाइम में होगा। समझ में आ गया? दैट इज व्हाट अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक्चुअली मीन्स, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इट मीन्स दैट द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। एनीथिंग टू द पावर जीरो क्या होता है? 1। सो किसी पे डिपेंड नहीं करता है। समझ में आ गया? किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता है। नाउ 10, इट्स लाइक दिस, बड़ा न्यूज हो या छोटा न्यूज हो, इंडिया में जब भी वो निकलता है आग की तरह फैलता है ना। हाँ, हर किसी को पहुंच जाता है, हर किसी को क्या बोलते हैं, बहस करने का मौका मिलता है। छोटे से छोटा न्यूज हो, हाँ, यहाँ पे क्या बोलते हैं, कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया, बड़े से बड़ा न्यूज हो, रिएक्ट तो पब्लिक सेम रिएक्शन देती है ना। कोई क्या बोलते हैं अलग नहीं रहता। ऐसे नहीं लगता कि क्या बोलते हैं अरे छोटा सा रिएक्शन है, पब्लिक इसको माइंड क्यों कर रही है। नहीं,
इसको भी बढ़ा के क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा कुछ कर देंगे, इसको तो बढ़ा के करेंगे ही करेंगे। सो एक एनालॉजी बता रहा हूं मैं तुम लोगों को। Now, thus, in these reactions, the rate does not depend on the concentration of any of the reactants. Consider a reaction R to P. R is the reactant, P is the product. The differential rate equation can be written as rate is equal to minus dr upon dt is equal to k r to the power of 0 या फिर k. Simply. So, तुम्हारा जो rate equation है dr upon dt minus dr upon dt is equal to your रिएक्शन कांस्टेंट। तो यहां से हमारा इंटीग्रेशन का एक ओके फिर से बता रहा हूं सो ये है रिएक्टेंट से लेके प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है। इसका रेट इक्वेशन कैसे लिखोगे तुम, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के आर टू द पावर ऑफ एक्स, बट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन एक्स इज इक्वल टू जीरो होता है। सो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के, जीरो इज इक्वल टू के। हाँ अरे जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो जीरो ऑर्डर ही होगा ना। हाँ मत मैं समझा नहीं क्या, अरे हम लोग एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन को ही ले रहे हैं, ठीक है। सी अगर तुम्हारा एक ऑर्डर कैसे पता करते हैं बताओ। हाँ अभी थोड़ी देर पहले मॉलिक्यूलरिटी और तुम्हारे ऑर्डर के बीच में आई वाज गिविंग यू अ डिफरेंशिएशन। तो मैंने तीसरे लाइन में क्या बोला था, मॉलिक्यूलरिटी इज अ टोटली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट वेयर एज ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। तो कैसे पता चलेगा कि वो जीरो ऑर्डर है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू। तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करते वक्त तुमने रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया घटाया कुछ नहीं, तुम्हारा रेट बिल्कुल सेम का सेम ही रह रहा है, तो वो कैसा ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में दिया रहेगा दिस अबव इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कैलकुलेट इतने टाइम में कितना बनेगा। सो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्मूले को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू डिराइव द फॉर्मूला फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ऐसे रख देता हूं मैं थोड़ा सा, फिर उसके बाद आई विल डिराइव द होल थिंग। शुरुआत कहां से करेंगे, लेट अस कंसिडर अ रिएक्शन आर टू पी। सो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर द होल टू द पावर ऑफ जीरो इज इक्वल टू के हो गया। सो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू तुम्हारा के है। नाउ ब्रिंग दिस हियर, इसको यहां पे लेके आ जाओ, मल्टीप्लाई करा दो, दैट इज ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी सी, यही कर रहे हैं हम लोग यहां पे। ठीक है, सो माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी, माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी, या फिर डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब दोनों को इंटीग्रेट कर दो, ठीक है, यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स। नाउ दोनों को इंटीग्रेट करते वक्त हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर और इंटीग्रेशन ऑफ तुम्हारा ये, सो डी आर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर, आर हो जाएगा ना उसका, आर हो गया, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी, या फिर सी क्या होता है, यहां पे इन्होंने आई लिखा है, दैट इज इंटीग्रेशन फैक्टर या फिर कांस्टेंट। इंटीग्रेट करते वक्त तुम्हारा इंटीग्रेशन शुरू हो गया मैथ्स में, हाँ, तो इंटीग्रेशन करते वक्त तुम लोग क्या करते हो, एक कांस्टेंट के लिए प्लस सी करके लिखते हो ना, तो ये यही चीज यहां पे किया है ना। जब तुम्हारे पास अब ये जो सी है ये एक आइसोर की तरह है, सी तुम्हारा कोई एक्चुअल इंफॉर्मेशन बता ही नहीं रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो हाउ डू वी फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, तो हमें पता है कि एट T इज इक्वल टू जीरो, T इज इक्वल टू जीरो में तुम्हारा रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन जो है, लेट्स मान लेते हैं आर नॉट है, लेट द ऑफ आर बी आर नॉट।
ठीक है, आर नॉट के बराबर, दैट इज ओरिजिनल, जितना तुमने इस्तेमाल किया था तुम्हारे रिएक्शन में उसके बराबर कर दो। ठीक है, आर नॉट हो गया। लेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर बी आर नॉट। सो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी जगह यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, सो आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के, टी के लिए जगह क्या लिखेंगे, 0 प्लस सी। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर नॉट इज इक्वल टू सी के बराबर हो गया। अब इस फॉर्मूले को इसके अंदर घुसा दो तो क्या मिलेगा, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। समझ में आ गया, क्लियर है बात। सो ये है तुम्हारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इक्वेशन, आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट। तो यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट डालना मत भूलना, ठीक है, मैंने जो गलती की उसको मत करना। यहां पे हर जगह स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने हैं। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन, एग्जैक्टली, तुम्हारे स्क्वायर ब्रैकेट्स आर इंडिकेटिंग यू दी कॉन्सेंट्रेशन। अब तुम्हारे पास इसके बाद क्या कर सकते हो, के की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। सो रिएक्शन कांस्टेंट के, रिएक्शन कांस्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, सो आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी है। सो आर नॉट माइनस आर इज इक्वल टू के टी हो जाएगा, माइनस को यहां पे ट्रांसफर कर दिया बस। सो आर नॉट माइनस आर अपॉन टी इज इक्वल टू के हो गया। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला निकल के आता है। ठीक है, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। नाउ इस रिएक्शन को हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि इसको हम लोग एक ग्राफ में बनाएंगे कैसे। ठीक है, सो तुम्हारा जब तुम्हारा यहां पे आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट के बराबर है। नाउ अगर इस रिएक्शन को हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करें, 10th क्लास में अगर तुमने ध्यान दिया होगा तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कौन सा इक्वेशन होता है, और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है ना। हाँ, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। तो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों के दोनों रिएक्शंस को कंपेयर करने पर क्या मिल रहा है, y की वैल्यू हमें मिल रही है क्या, r, उसी तरह से m की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस के, x की वैल्यू क्या मिल रही है, t, और c की वैल्यू क्या मिल रही है, r नॉट। तो हमारा जो ग्राफ है किन दोनों इक्वेशंस के एक्स एक्सिस पे कौन होगा, वाई एक्सिस पे कौन होगा, x की वैल्यू क्या है, टाइम, तो एक्स एक्सिस पे तुम्हारा टाइम आ जाएगा और वाई एक्सिस पे तुम्हारा क्या आएगा, वाई एक्सिस पे रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहां पे आर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा निकल के आ रहा है। जब तुम्हारा टाइम जीरो था, यहां पे ये जीरो था, जब टाइम तुम्हारा जीरो था तो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, आर नॉट के बराबर था। तो इस पॉइंट को तुमने क्या मान लिया, आर नॉट। ठीक है, सो जब टाइम जीरो था तुम्हारा आर नॉट था, फिर तुम्हारा क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके तुम्हारा रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन घटता जा रहा है, रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घटता जा रहा है, स्लोप नेगेटिव है। स्लोप किसके बराबर होता है, स्लोप इज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा के बराबर होता है तुम्हारा, अगर हाथ में ऐसे कर दूं स्लोप जीरो है, तुम्हारा अगर मैं हाथ ऐसे कर दूं स्लोप पॉजिटिव है, तुम्हारा अगर मैं हाथ नीचे कर दूं स्लोप तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। सो स्लोप इज नेगेटिव। इस तरह से तुम्हारा यहां पे जो स्लोप m इज इक्वल टू माइनस के बराबर, ठीक है, इस तरह से तुम्हारा एक ग्राफ बनाना होता है। सो दे कैन आस्क यू फॉर अ 2 मार्कर, तो बोल सकते हैं प्लीज लेट अस नो व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ ये विल बी। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इंक्लूडिंग द ग्राफ, ये तुम्हें बनाने बोल सकते हैं। इस पूरे के पूरे इसमें कोई डाउट है, इज देयर एनी डाउट दैट यू हैव, अभी पूछो, कोई भी डाउट है इस पूरे के पूरे इंटीग्रेशन के अंदर, अमोघ, एनी डाउट्स, कुछ भी हो तुम्हारे दिमाग में पूछो। कहीं पे मैंने जब इंटीग्रेशन करते वक्त कोई गलती की है क्या, फॉर्म आंसर सही आ रहा है, कोई स्टेप्स में मैंने मिस्टेक्स किया है, नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो
This equation 3 is the integrated rate equation for a zero order reaction. Zero order reaction के लिए ये हमारा क्या बन जाता है, एक integrated rate equation. ठीक है, the amount of substance reacted is proportional to the time. समझ में आ गया, जितना तुम्हारा टाइम जा रहा है उतना ही तुम्हारा क्या हो रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है. नाउ द एक्सप्रेशन R is equal to R naught minus KT is comparable to a straight line equation Y is equal to MX plus C and therefore हम लोग graphically represent कर सकते हैं. इस ग्राफ को मैंने ऑलरेडी तुम्हारा एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. Now, zero order reactions are not common as they occur under special conditions. बहुत स्पेशल, बहुत सारी सिचुएशंस होने चाहिए उसके साथ साथ ताकि तुम्हारा एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन निकल के आए. वरना यूजुअली क्या देखने को मिलता है, तुम्हें ये चीज देखने को मिलती है कि हर एक रिएक्शन जो है तुम्हारा रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये करता नहीं है, ये इस नेचर में बहुत रेयरली देखने को मिलता है. सम एंजाइम्स catalyzed reaction and reactions which occur on metal surfaces are few examples of a zero order reaction. For example, the decomposition of gaseous ammonia on a platinum surface at high temperature and pressure is an example of a zero order reaction. इस वाला जो सिंपल सा लाइन है इसको रट लो. ठीक है, रट लो, एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा गया है. which of the following is a zero order reaction? So ammonia reacting on a platinum surface या फिर decomposing on a platinum surface is an example of a zero order reaction. अमोनिया तुम्हारा डिकम्पोज करके क्या देता है, हाँ क्या अमोनिया मिलता कैसा है, NH3 कैसे बनता है तुम्हारा, बॉर्न हेबर प्रोसेस. बॉर्न हेबर प्रोसेस का केमिकल रिएक्शन क्या होता है, N2 plus 3H2 gives you 2NH3. So तुम्हारा यहां पे डिकम्पोजिशन ऐसे होगा. नाउ चलो आगे बढ़ते हैं. The rate constant for a zero order reaction in A is 0.0030. तो हमें K की वैल्यू दे रखी हुई है. How long will it take for the initial concentration of A to fall from 0.1 molar to 0.075 molar? ठीक है, सो हमें टाइम ढूंढना है. सो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, ये हो गया मेरा R नॉट, ये हो गया मेरा R. ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला है व्हाट इज दैट, K इज इक्वल टू R नॉट माइनस R अपॉन T के बराबर होता है. R नॉट माइनस R अपॉन T हो गया. तो कैन आई इंटरचेंज दिस टू, तो मेरे को क्या मिलेगा, टाइम इज इक्वल टू R नॉट माइनस R अपॉन K. सिंपल एज दैट. तुमने बस टाइम और के को तुमने रिप्लेस कर दिया है, जिसके कारण तुम्हें क्या मिल रहा है, टाइम मिल जाएगा. इजी, और कुछ नहीं करना है, जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ R नॉट इज इक्वल टू कितना है तुम्हारे पास 0.1 मोलर और R की वैल्यू क्या है 0.075 मोलर. तो 0.1 माइनस 0.075 कितना हो जाएगा, हाँ 100 माइनस 75 कितना होता है 0.025 बचेगा तुम्हारे पास, है ना 0.025. 100 माइनस 75 ना, सॉरी 1000 माइनस 75, 1000 माइनस तुम्हारा, एक सेकंड रुको, 100 ही तो होगा रे. 100 माइनस 75 100 0.100 माइनस तुम्हारा 0.075, 100 ही तो होगा, 0.025 तो हुआ. तो 0.025 अपॉन 0.003, खत्म, फिनिश्ड. आंसर तुम्हारा टाइम निकल जाएगा. वेरी सिंपल रिएक्शन, मुश्किल नहीं है. आगे बढ़ते हैं. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की कहानी कुछ और ही होती है. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस एक्चुअली डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. तुम्हारे रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन में इनका डिपेंडेंस होता है. तो चलो शुरुआत करते हैं. इन दिस क्लास ऑफ रिएक्शंस द रेट ऑफ द रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. दैट इज x प्लस वाई की वैल्यू तुम्हारी 1 के बराबर हो जाएगी. ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है, नाउ फॉर द रिएक्शन R to P, the differential rate equation is given as, so minus dr upon dt is equal to k R के बराबर हो जाएगा. so यहां पे तुम्हारा R की पावर 1 है,
हम लोगों ने इससे पहले क्या किया था, आर की पावर 0 किया था, मगर अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आर की पावर 1 डाल रहे हैं। आर की पावर 1 डालते वक्त हमें क्या मिलेगा, सो माइनस डी आर अपॉन डी टी, इसको भी डिराइव कर लेते हैं। ठीक है, देखो, सो माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, के टाइम्स आर। अब अगेन क्या करो, इस डी टी को यहां पे लेके चले जाओ, माइनस डी आर इज इक्वल टू के आर तुम्हारा डी टी। अब इस माइनस को यहां पे लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू माइनस के आर डी टी। दोनों की दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दो तो क्या मिलेगा, यहां पे आर इज इक्वल टू माइनस के, यहां पे किसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, टी के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको वैसा का वैसा ही रखो, माइनस के आर डी टी का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी प्लस सी के बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है, सी की वैल्यू ढूंढनी है, तो t इज इक्वल टू 0 में r क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, r इज इक्वल टू आर नॉट के बराबर होता है तुम्हारा, हाँ कि ना, t इज इक्वल टू 0 में r इज इक्वल टू आर नॉट के बराबर होता है। सो एट t इज इक्वल टू 0, इसी रिएक्शन के अंदर r इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइनस के आर नॉट टाइम्स, एक सेकंड रुको, कुछ कन्वर्ट किया मैंने, अच्छा, अरे यार सॉरी, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, माइनस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू के ऑफ आर द होल की पावर 1। सो माइनस डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू के डी टी, ऐसा होना चाहिए था तुम्हारे पास, माइनस डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू के डी टी। नाउ अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, माइनस डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू, अगर मेरे पास के डी टी निकल के आ रहा है, हाँ, डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। अब दोनों साइड को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा, 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाँ, नेचुरल लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी के बराबर हो गया, है ना। नाउ इसको एट टी इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू 0 में क्या हो जाएगा हमारे पास, व्हाट विल हैपन, आर इज इक्वल टू आर नॉट के बराबर होता है। सो यहां पे नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट। ठीक है, सी की वैल्यू तुम्हारी नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट के बराबर हो गई। अब इसको क्या करो, इस इक्वेशन में वापस डाल दो, नेचुरल लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट। अब इसको क्या करो, यहां पे लेके आ जाओ, तो क्या मिलेगा, व्हाट विल यू गेट, नेचुरल लॉग ऑफ आर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, माइनस को यहां पे लेके आ जाओ तो क्या मिल जाएगा, यहां पे नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू के टी। सो हमारे पास के की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए अपॉन बी होता है। सेम गोज फॉर नेचुरल लॉग, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू के टी
हाँ कि ना? हाँ नहीं तो नहीं बोलो, हाँ तो हाँ बोलो। सो के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/t नेचुरल लॉग ऑफ आर, सॉरी आर अपॉन आर नॉट। हाँ, अब नेचुरल लॉग अगर हमें हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 करना है तो व्हाट डू वी हैव टू डू? हाँ, सो k इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ आर अपॉन आर नॉट, ठीक है, अपॉन टी के बराबर हो गया। दिस इज द फॉर्मूला दैट यू विल गेट हियर। देखो तुम्हारे पास 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ तुम्हारा, एक सेकंड रुको, आर नॉट अपॉन आर क्यों आ रहा है? ठीक, अरे मैंने ही गलती की है। लॉग ऑफ आर नॉट माइनस लॉग ऑफ आर है, तो यहाँ पे तुम्हारे पास आर नॉट अपॉन आर होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल के आ गया। अब इसमें किसी को डाउट है? थोड़ी बहुत मैंने गलती की, आई नो, मगर अब कोई डाउट आ रहा है तो इसमें बता दो मेरे को। ये पूरा का पूरा तुम्हारा फॉर्मूला है। किसी भी स्टेज में डाउट है? आगे बढ़ते हैं, चलो। सो इक्वेशन 5 जो है यहाँ पे हमारा जो निकल के आया है is called the integrated rate equation for the first order reaction. It is usually written as k is equal to 2.303 upon log of a upon a naught, जहां पे a की वैल्यू क्या है? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और x क्या है? कितना तुम्हारा कंज्यूम हो गया। a minus x is the concentration of the reactant R left after a time t as x molecules get reacted to produce products, ठीक है। so minus 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर के बराबर आ गया, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। एक्सप्रेशन फॉर द रेट कांस्टेंट एट टाइम t1 एंड t2। लेट, अब देखो हमारे पास क्या है, t1 और t2 के बेसिस पे हमें एक इक्वेशन बनाना है। रेट कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स आर मेजर्ड एट टाइम t1 एंड t2। एट टाइम t1 हमारे पास क्या हो रहा है? नेचुरल लॉग ऑफ r1 इज इक्वल टू माइनस के t1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ r नॉट, ठीक है। सो यहां पे t1 के लिए मैंने R1 लिख दिया। R1, let R1 be the concentration of the reactant at T1। T0 पे दोनों का ही R0 है, T0 पे दोनों का ही R0 है। T1 पे इमेजिन करो कि तुम्हारा R1 अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट बचा हुआ है, T2 में इमेजिन करो R2 अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट तुम्हारे पास बचा हुआ है। सो लॉग ऑफ R2 माइनस के T2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ R0 निकल के आ गया। Here R1 and R2 are the concentration of the reactants at time T1 and T2 respectively। यही चीज मैंने अभी बोली है तुमसे। Now आगे देखो। So on subtracting equation 6 from equation 7 we get, so natural log of R1 minus natural log of R2 is equal to minus KT1 minus of minus KT2। so natural log of R1 minus R2 क्या हो जाएगा? R1 upon R2 हो जाएगा, is equal to K T2 minus T1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? KT2 minus KT1, जिसको तुमने कैसे लिखा है? KT2 minus T1 लिख दिया। सो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 upon T2 minus T1 नेचुरल लॉग ऑफ R1 upon R2। अब नेचुरल लॉग को हटा के हम लोग क्या कर रहे हैं? नेचुरल लॉग को हटा के हम लोग 2.303 दैट इज नॉर्मल लॉग बना रहे हैं। सो K की वैल्यू क्या हो जाएगी? सेम चीज, इंस्टेड ऑफ टेकिंग R0 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की जगह तुम क्या कर रहे हो? कॉन्सेंट्रेशन एट टू डिफरेंट टाइम्स T1 और T2 करके दो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशंस में तुम्हारा कितना रिएक्टेंट बचेगा वो देख रहे हो तुम, ठीक है।
एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज r इज इक्वल टू r नॉट ई टू द पावर माइनस के टी के बराबर। समझ में आ गया? एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में कैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में लिखते हैं वो भी बता देता हूं। ठीक है, हमको पता है कि k इज इक्वल टू क्या होता है 2.303 नेच लॉग ऑफ r नॉट अपॉन r द होल अपॉन t के बराबर होता है, या फिर k इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ r नॉट अपॉन r द होल अपॉन t होता है। तो एक काम करो, इस t को यहां पे लेके जाओ, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ r नॉट अपॉन r। व्हाट इज नेचुरल लॉग ऑफ एवरीथिंग? लॉग टू द बेस e होता है। के टी इज इक्वल टू log to the base e r नॉट अपॉन r। नाउ log को एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, यहां पे देखो, अगर तुम्हारे पास log a to the base b इज इक्वल टू c दे रखा हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि b की पावर c इज इक्वल टू a हो गई तुम्हारे पास, b की पावर c इज इक्वल टू a। फॉर एग्जाम्पल log 100 टू द बेस 10 तुम्हारा 2 होता है, सो 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 10 स्क्वायर 100 होता है तुम्हारा। सो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू ई टू द पावर ऑफ के टी, फिनिश्ड। ठीक है, सो यहां पे आर को वहां पे लेके जाओ, या फिर तुम क्या करो, यहां पे आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस के टी हो गई। सो आर इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर माइनस के टी। इस तरह से तुम्हारा फॉर्मूला बन रहा है। सो लुक एट दिस डेरिवेशन और मेरे को बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या, बोलो, देख लो, ढंग से देखो। किस तरह से तुम्हारा एक लॉग वाली इक्वेशन को मैंने क्या किया है, एक्सपोनेंट के फॉर्मेट में लिख दिया है। डाउट है तो बताओ, कोई भी स्टेजेस में, एनी डाउट्स? आगे बढ़ रहा हूं मैं, अमोक, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इफ वी प्लॉट नेचुरल लॉग ऑफ आर अगेंस्ट टाइम। तो सबसे पहले को ये बताओ, हमारे पास जो इक्वेशन है, कहां गया कहां गया कहां गया, हाँ, यहां पे कहां गया, हाँ ये रहा। इसको, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे ग्राफ के अंदर इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अगर इसको मैं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में लिख दूं, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को, वो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, नेचुरल लॉग ऑफ r। तुम्हारा m की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस के। तुम्हारा x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, t। और तुम्हारा यहाँ पे प्लस c की वैल्यू क्या मिल जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट। तो यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे प्रॉप किया है। नेचुरल लॉग ऑफ आर नॉट तुम्हारा यहाँ पे आ गया, तुम्हारा स्लोप नेगेटिव है, नेचुरल लॉग ऑफ आर तुम्हारा यहाँ पे है, टाइम तुम्हारे एक्स एक्सिस में है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तुम्हारे वाई एक्सिस में है, और स्लोप नेगेटिव तुम्हारा यहाँ पे दिखा रहा हुआ है माइनस के। ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया। अब इस ग्राफ को कैसे देखेंगे हम लोग, इस ग्राफ को बताओ। हम लोगों ने एग्जैक्टली थोड़ी देर पहले जो निकाला था हम लोगों ने, आर अपॉन आर नॉट, ठीक है, आर अपॉन आर नॉट या फिर आर नॉट अपॉन आर, यहां पे इस वाले ग्राफ को देखो, आर नॉट अपॉन आर वर्सेस तुम्हारा टाइम, तुम्हें कैसा ग्राफ देखने को मिल रहा है, आर नॉट अपॉन लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर, ये वाला कहां गया कहां गया, हाँ ये रहा, इस वाले ग्राफ को देखो यहां पे। तो लॉग तुम्हारा ऑफ यहां पे आर नॉट अपॉन आर, सॉरी ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है तुम्हारी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम, है ना।
टाइम के प्रोपोर्शनल होने के कारण तुम्हें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन देखने को मिलेगा। सो यहां पे तुम्हारे पास एक बहुत फेमस क्वेश्चन निकल के आता है, ठीक है, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स इन सब में पूछा जाता है। वो है, इन एक ग्राफ तुम्हारे सामने रखेंगे वो लोग और सर पूछेंगे कि ये ग्राफ मेरा असल में कौन से ऑर्डर का है या फिर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर तुम्हें 2-3 नंबर का पूछा गया है तो एक ग्राफ दे दिया जाएगा और इस ग्राफ के ऊपर जो इक्वेशन बन रहा है उसको रिप्रेजेंट करो और फिर डिराइव करो बोल दिया जाएगा। तो तुम्हें पूरा का पूरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है डिराइव करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। दैट इज व्हाट अ क्वेश्चन विल लुक लाइक फ्रॉम दिस, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, कंसिडर अ सर्टेन रिएक्शन, ए से लेके प्रोडक्ट में के की वैल्यू दे रखी है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकेंड्स इफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज 1, ठीक है। 100 सेकेंड्स में तुम्हारा आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी पूछा जा रहा है। सो हमें क्या पता है, वी नो दैट K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा आर नॉट अपॉन आर। ये दे रखा हुआ है, ये पता है हमें, आर नॉट की वैल्यू पता है, हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। तो इसके अंदर तुम्हारा एक छोटा सा चीज भी तुम्हें सीखना पड़ जाएगा, वो क्या है, लॉग टेबल को इस्तेमाल करना। किस किस को लॉग टेबल को इस्तेमाल करना आता है, तुम्हें आता है लॉग टेबल को इस्तेमाल करना, जो तुम्हारे केमिस्ट्री के एनसीईआरटी के बुक्स के पीछे लगा रहता है। हाँ, छोटे 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 नंबर तुम्हें तो सिखाया मैंने। हाँ अच्छा, मैंने तुम्हें डायरेक्टली वो क्या बोलते हैं log 2, log 3, log 5, log 7 इन सब के वैल्यूज मैंने तुम्हें क्या बोलते हैं रटवा दिए थे। ओके, एज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेकंड इनवर्स, सो द रिएक्शन फॉलोज द फर्स्ट ऑर्डर काइनेमेटिक्स, द रेट कांस्टेंट इज दिस मच। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हमारा सारा का सारा वैल्यूज डाल दिया, सो हमें माइनस लॉग ए तक वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे देखो किस स्टेप में गलती हो रही है बताओ, ये है तुम्हारा इसका वैल्यू, के का वैल्यू दे रखा हुआ है, ये 2.303 तुम्हें पता है, 100 सेकंड भी तुम्हें दे रखा हुआ है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलारिटी दे रखी हुई है, 1 मोल्स पर लीटर दे रखा हुआ है, और ए तुम्हें नहीं पता, तो इसको तुमने क्या कर दिया, log 1 माइनस log ए करके लिख दिया। log 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट इज log 1 इक्वल टू 0 के बराबर होता है। log 10 देखो जितने जीरोस होंगे तुम्हारे पास उतना तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा। log 1 0 के बराबर होता है, log 10 1 के बराबर होता है, log 100 2 के बराबर होता है, log 1000 3 के बराबर होता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास log 1 माइनस log a हो गया, log 1 तुम्हारा 0 हो गया, माइनस log a बचा हुआ है, तो माइनस log a इज इक्वल टू 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 100 अपॉन 2.303। ये दोनों के दोनों तुम्हारे ऐसे ही कट गए, ठीक है, ये दोनों के दोनों तुम्हारे ऐसे ही कट गए, तो तुम्हारे पास क्या बचा, 2 डिवाइडेड बाई 2.303 तुम्हारे को पास बचा हुआ है। इसका एंटी लॉग कर दोगे तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालना है वो उसका मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा, आज नहीं, तुम्हें पूरा का पूरा लॉग टेबल बनाना यूज करना सिखा दूंगा, ठीक है। आई लेट यू, या फिर जो तुम्हें मैंने सिखाया था, नहीं यहाँ पे चाहिए ही होगा, एंटी लॉग निकालना मैं तुम लोगों को सिखा दूंगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में डाउट है, लॉग और एंटी लॉग को छोड़ के कुछ में डाउट है, हाँ, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया है, समझ में आ गया, क्लियर है, पक्का, ठीक, चलो ठीक ठीक है। सो हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, जब हमारे पास लिक्विड्स होते हैं, लिक्विड्स के अंदर तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, टू फाइंड द वेरियस रिएक्शन के स्पीड्स को। मगर अगर तुम्हारे पास गैसियस स्टेट में होगा तो प्रेशर का इस्तेमाल करोगे। द प्रेशर चेंज मेथड फॉर गैसियस सिस्टम फॉर कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, इट इज कंसिडर्ड अ टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शन, दैट इज ए तुम्हारा बी और सी बन रहा है। बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा अमोनिया है, अमोनिया डिकम्पोज होके तुम्हारा N2 और H2 बना रहा है, ठीक है। सो लेट Pi be the initial pressure of A at a time t is equal to 0 and Pt be the total pressure at time t. Also
P of A, P of B and P of C are the partial pressures of A, B and C respectively at time t. The total pressure P of T किसके बराबर हो जाएगा? The total pressure of a system is equal to the pressure of A plus the pressure of B plus the pressure of C. For example, एटमॉस्फेयर में हम लोग तीन मेन गैसेस को देखते हैं. यह है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारे तीन मेन गैसेस हैं. तीनों के पार्शियल प्रेशर के कारण ही तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन रहा है. उसी तरह से हमारे पास ए, बी और सी तीनों के तीनों हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद है. ठीक है, ये तीनों के तीनों तुम्हारा क्या कर रहे हैं? टोटल प्रेशर में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं. इफ x atoms be the decrease in the pressure of A at time t and 1 mole of each B and C is being formed, then increase in pressure of B and C will be x amounts. ठीक है, तो A गैस है तुम्हारे पास, ये B गैस प्लस C गैस है. सो तुम्हारे पास इनिशियली सिर्फ और सिर्फ A मौजूद था. इसमें किसी को मेरे साथ एग्री करना है? इनिशियली तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ PI इनिशियल प्रेशर मौजूद था तुम्हारे पास. दोनों के दोनों इनिशियली क्या थे? 0 और 0 के बराबर थे. बोथ ऑफ देम वर इक्वल टू 0. फिर क्या हो रहा है तुम्हें यहां पे? फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? एट टाइम टी में हम लोग बोल रहे हैं कि एक्स अमाउंट ऑफ जो प्रेशर है तुम्हारा ए का किसमें इस्तेमाल हो रहा है? इट इज गेटिंग यूज्ड अप टू प्रोड्यूस बी एंड सी. सो एक मॉलिक्यूल ऑफ ए, यहां पे देखो, एक मॉलिक्यूल ऑफ ए टूट के एक मॉलिक्यूल ऑफ बी और एक मॉलिक्यूल ऑफ सी बना रहा है. सो एक्स एटमॉस्फेयर्स ऑफ ए तुम्हारा अगर कंज्यूम हो जाए तो कितने अमाउंट ऑफ बी और सी बनाएगा? एक्स और एक्स. इस लाइन में किसी को प्रॉब्लम है? एक टूट के एक एक बना रहा है, इसके अंदर तुम्हारे पास एक्स चले गए तो बचा कितना? तुम्हारे पास 10 चॉकलेट थे, 3 निकाल दिए, बचे कितने? 10 माइनस 3 7. उसी तरह से तुम्हारे पास इनिशियल प्रेशर था PI, उसमें से तुमने क्या किया? एक्स अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है यूज कर दिया टू प्रोड्यूस द रिएक्शन. तो एक्स अमाउंट यूज हो गया. जैसे फॉर एग्जांपल तनिष्क के पास 10 चॉकलेट है, 10 चॉकलेट का इस्तेमाल करके मैं क्या कर रहा हूं? उसमें से 3 निकाल दिए और मैंने 3 अमोक को दे दिए. ठीक है, सो अमोक के पास कितने आएंगे? 3 ही बचेंगे. इन दोनों के पास भी कितने कितने आएंगे? एक्स ही आएंगे तुम्हारे पास. सो पी टोटल कितना हो जाएगा? At time t is equal to t, p total will be how much? This plus this plus this. तो pi minus x plus x हो जाएगा. तो pi plus x हो जाएगा तुम्हारे पास यहां पे ओवरऑल. सो यहां पे pi plus x हो गया. समझ में आ गया? सो कितना अमाउंट तुम्हारा कंज्यूम हुआ? इफ pt is equal to pi plus x है तुम्हारे पास, सो x is equal to pt माइनस PI बोल सकता हूं. यहां पे वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, प्रेशर टोटल माइनस प्रेशर इनिशियल, वेयर PA इज इक्वल टू PI माइनस x इज इक्वल टू PI माइनस PT माइनस PI इज इक्वल टू 2PI माइनस PT. इसको बताओ, इसमें किसी को प्रॉब्लम है? हाँ, PA की वैल्यू क्या है यहां पे? सो PA इज इक्वल टू, यहां पे देखो PA की वैल्यू क्या है एट टाइम t? PI माइनस x है. So what is x की वैल्यू क्या है? PT माइनस PI. So PI माइनस ब्रैकेट के अंदर PT माइनस PI इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या मिलेगा? माइनस और प्लस हो जाएगा. सो 2PI माइनस PT के बराबर हो गया. समझ में आ गया? सो तुम्हारे पास 10, द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर अ गैसियस फेज कैन बी रिटन एज, तुम्हारा R0 अपॉन R था, यहां पे इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर. फाइनल प्रेशर तुमने क्या निकाला है? 2PI माइनस PT निकाल दिया. सो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T लॉग ऑफ PI अपॉन PA. PI तो PI ही रहेगा अपॉन 2PI माइनस PT. सो एक और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं. आई नो तुम लोगों को समझ में आ गया है. सो A से B और C की तरफ जा रहा है. A में तुम्हारे पास PI एटमॉस्फेयर है इनिशियली, बाकी दोनों में 0 है. फिर तुम्हारा क्या हो रहा है? एक्स अमाउंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है तुम्हारा किस में कन्वर्ट हो रहा है? B और C में कन्वर्ट हो रहा है. तो B के पास भी एक्स आ जाता है,
सी के पास भी एक्स आ जाता है। इस लाइन में प्रॉब्लम हो रहा है तनिष्क, है ना? नहीं, ठीक है, राइट, ओके। सो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा इस स्टेज के अंदर? व्हाट विल बी द टोटल प्रेशर इक्वल टू PT is equal to PI minus X plus X plus X. So PI plus X, X की वैल्यू क्या हो जाएगी? PT minus PI. So X की जगह PT minus PI लिख दिया। अब PA की वैल्यू क्या है एट टाइम T? PI minus X. X की जगह क्या लिखा तुमने? PT minus PI लिख दिया। So PI minus PT plus PI हो जाएगा तुम्हारा फिर। So 2PI minus PT. सिंपल। हाँ, ये देखो हमारे पास क्या दे रखा हुआ है? पी ए इज इक्वल टू पी आई माइनस एक्स है। एक्स की वैल्यू क्या है? पी टी माइनस पी आई है। सो प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी आई माइनस पी टी माइनस पी आई हो गया। ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या मिलेगा? पी आई माइनस पी टी प्लस पी आई मिल जाएगा। सो पी आई प्लस पी आई क्या हो जाएगा? 2PI माइनस PT के बराबर। सो PA इज इक्वल टू 2PI माइनस PT हो गया। एनी डाउट्स? कोई भी डाउट है बोल सकते हो, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, पक्का? आगे बढ़ते हैं। सो thus the integrated rate equation becomes R naught upon R है। सो इनिशियल प्रेशर अपॉन प्रेशर एट टाइम T। सो इनिशियल प्रेशर तो PI है और एट टाइम T 2PI माइनस PT के बराबर हो गया। सो हमारे पास एक क्वेश्चन निकल के आता है। द फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2 एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। तो SO2Cl2 तुम्हारा ब्रेकडाउन होके क्या बन रहा है? SO2 और Cl2 गैसेस बन रहे हैं। सो इनिशियली दो एक्सपेरिमेंट्स हुए। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 तुम्हारा जीरो में तुम्हारा टोटल प्रेशर कितना था? 0.5। ये 0.5 का महत्व क्या है बताओ? ये जो 0.5 तुम्हें दे रखा हुआ है यहां पे, व्हाट डज दिस एक्चुअली मीन? हाँ, PI के बराबर है। क्योंकि जब टाइम तुम्हारा जीरो था, कौन था तुम्हारे पास? SO2Cl2। सिर्फ और सिर्फ SO2Cl2 था। सी, जब तक तुम एक ब्रेकडाउन नहीं करोगे तब तक तुम्हारे पास SO2 और Cl2 नहीं आएंगे। सारा का सारा प्रेशर किसके ऊपर होगा? SO2Cl2 के पास होगा। सो यहां पे जो तुम्हें 0.5 दे रखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट PI की वैल्यू। नाउ जब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 इसमें 100 सेकेंड के बाद देखा जा रहा है, टोटल प्रेशर इज हाउ मच? 0.6 हो चुका है। टोटल प्रेशर हैज नाउ बिकम 0.6। कैलकुलेट द रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65। सो हमें सबसे पहले क्या निकालना है? व्हाट डू वी हैव टू फाइंड? क्या क्या चीजें निकालनी है बताओ? हाँ बोलो। ठीक है। सो इनिशियली क्या था तुम्हारे पास? यू हैड PI 0 0, फिर उसके बाद PI माइनस P, P और P। ठीक है। सो टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा? PI माइनस P प्लस P प्लस P इज इक्वल टू PI प्लस P हो गया तुम्हारे पास यहां पे, है ना? यहां पे P इनिशियल प्लस P के बराबर हो गया। नाउ P टोटल इज इक्वल टू PI प्लस P है। सो तुम्हारे पास P की वैल्यू क्या हो जाएगी? कितना तुम्हारा टूटा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी तुम्हारे पास? P इज इक्वल टू PT माइनस PI। P इज इक्वल टू PT माइनस PI के बराबर हो गया। अब देखो प्रेशर ऑफ SO2Cl2 एट टाइम T क्या हो जाएगा? PI माइनस P है। सो PI माइनस PT माइनस PI इज इक्वल टू 2PI माइनस PT। नाउ तुम्हें लग रहा होगा सर ये फालतू में मेरे को डेरिवेशन फिर से क्यों करा रहे हैं? इट डिपेंड्स। समझ में आ गया? डिपेंड करता है किस तरह का रिएक्शन हो रहा है तुम्हारे पास। हमेशा ये तुम्हें खुद से करके यहां तक लेके आना है। सो इनिशियल प्रेशर कितना हो जाएगा? PI। फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा? 2PI माइनस PT के बराबर हो गया। तुमने उसे अपने फॉर्मूला में डाल दिया। नाउ एट T इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स PI की वैल्यू क्या है? 0.5। PT की वैल्यू क्या है? 0.6। तो इन दोनों को, ये पता है तुम्हें, ये पता है, ये पता है, ये तुम्हें टाइम पता है, तो क्या तुम K की वैल्यू निकाल सकते हो? यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ K, राइट? हाँ, इसमें किसी को डाउट है? K की वैल्यू निकल सकती है तुम्हारी। सो K की वैल्यू तुमने ये पूरा का पूरा सॉल्व करके
निकाल दिया। 2.23 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स करके तुम्हारा के की वैल्यू निकल के आ गई। नाउ कैलकुलेट द रिएक्शन रेट when the total pressure is 0.65। अब 0.65 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर का जो वैल्यू है पीआई तो फिक्स्ड है, ठीक है, तुम्हारा पीआई फिक्स्ड है, तुम्हारा 2 pi माइनस पीटी ये चेंज हो रहा है। सो SO2Cl2 इज इक्वल टू 0.5 माइनस पीटी माइनस पीआई, दैट इज 1 माइनस 0.65 तुम्हारा 0.35, दैट इज जो नीचे का वैल्यू है तुम्हारे पास नाउ इट इज व्हाट 0.35 के बराबर है। के की वैल्यू हमें पता है, सो टाइम निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, सॉरी रेट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यही 100 सेकंड के अंदर। नाउ के इज इक्वल टू तुम्हारे पास P ऑफ SO2Cl2 होता है इज इक्वल टू 2.303 इंटू 10⁻³ सेकेंड माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0.35। इसको मैं समझाता हूं क्या किया इन्होंने, यहां तक क्लियर है। दे फाउंड द वैल्यू ऑफ के, पता चल गया के की वैल्यू, द रेट कांस्टेंट की वैल्यू तुम्हें पता चल चुकी है ना। नाउ हमारे पास रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, के मल्टीप्लाइड बाय द होल टू द पावर ऑफ एन के बराबर होता है ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो तुम्हारे पास यहां पे आर टाइम्स के आ गया। नाउ आर हमें पता हुआ है, हमें आर की जगह यहां पे हम लोग प्रेशर लगा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स पी। सो यही चीज उन्होंने यहां पे कर रखी है, कितना तुम्हारे पास अमाउंट ऑफ प्रेशर बचा हुआ है, हाँ पीए की वैल्यू कितनी बची हुई है 0.35 0.35 मल्टीप्लाइड बाय के। तो ये तुम्हारा एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। दिस इज आइदर अ 3 मार्कर और अ 5 मार्कर, दोनों में ये पूछ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, अगर ये टफ पेपर बनाना चाहते हैं तो 5 नंबर 3 नंबर का पूछ सकते हैं, इजी बनाना चाहते हैं तो 5 नंबर का पूछ सकते हैं। सो एक और बार सिखा दूं क्या हुआ था इसमें। तो क्या किया हम लोगों ने, इनिशियल प्रेशर मालूम था, हमें फाइनल प्रेशर दे रखा हुआ है, यहां पे पीटी की वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। सो हमारा रिएक्शन का इक्वेशन क्या हो जाता है तुम्हारे पास, यहां पे के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ तुम्हारा पी आई अपॉन 2 pi माइनस पीटी, यही हमें मिलेगा। इसके थ्रू हम लोगों ने के की वैल्यू निकाल दी है ना। वी फाउंड द वैल्यू ऑफ के लाइक दिस, के का वैल्यू निकल चुका है का। आगे नाउ हमें फिर क्या पता है, रेट इज इक्वल टू तुम्हारा के टाइम्स पी के बराबर होता है। सो पी ऑफ ए के बराबर होता है यूजुअली प्रेशर ऑफ, यहां पे हमारे केस के लिए क्या हो जाएगा, ये इट विल बिकम SO2Cl2 के बराबर हो जाएगा, कितना प्रेशर बचा है उसके बराबर हो जाएगा। और यही चीज हम लोगों ने यहां पे कर रखा है, देखो। सो कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन द टोटल प्रेशर इज 0.65। सो टोटल प्रेशर अगर तुम्हारा 0.65 है, सो पीए की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी ऑफ SO2Cl2 2 pi माइनस पी ऑफ टी। पीआई की वैल्यू क्या थी, इनिशियल प्रेशर की वैल्यू क्या थी 0.5, तो 2 pi की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.5 इंटू 2 दैट इज 1 के बराबर हो गई। 1 माइनस पी ऑफ टी कितना है 0.65, 1 माइनस 0.65 किसके बराबर हो जाएगा 0.35 के बराबर हो गया। 1 माइनस 0.65 इज 0.35। नाउ अब यहां पे हमें ये वाली वैल्यू मिल चुकी है, प्रेशर ऑफ ए मिल चुका है, अब हमें के की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें रेट मिल जाएगा। समझ में आ गया हाउ टू कैलकुलेट रेट, पक्का, ठीक है। सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आता है वो है हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है,
रेडियो एक्टिविटी में तुम लोगों ने सुना होगा, क्लास 11th में भी तुम्हें थोड़ा बहुत सिखाया गया होगा। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? हाफ लाइफ, हाफ लाइफ, एक पूरे के पूरे रिएक्शन को आधा होने के लिए कितना टाइम लग रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। एक कंप्लीट रिएक्शन को एग्जैक्टली आधा होने के लिए द टाइम इट रिक्वायर्स इज नोन एज द हाफ लाइफ ऑफ अ रिएक्शन। द टाइम इन विच द concentration of a reactant is reduced to one half of its initial concentration is called the half life. That means अगर तुम्हारे पास इनिशियली अगर R था तो एग्जैक्टली इसके हाफ लाइफ में तुम्हारा R/2 बन जाएगा। ठीक है, इफ यू हैड इनिशियली R नॉट अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, T1/2 मतलब हाफ लाइफ टाइम, इतने टाइम में तुम्हारा जो रिएक्शन है उसका कॉन्सेंट्रेशन आधा हो जाएगा, R0/2 के बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास। इसी को हम लोग हाफ लाइफ बोलते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड एज T1/2। T1/2 से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट कांस्टेंट इज गिवन एज K इज इक्वल टू तुम्हारे पास R0 माइनस R/T के बराबर होता है। सो एट T इज इक्वल टू T1/2, R इज इक्वल टू 1/2 R0 के बराबर हो जाएगा। सिंपल। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इज द इजीएस्ट, बहुत आसान होता है तुम्हारे पास। देखो हमारे को पता है कि K इज इक्वल टू R0 माइनस R/T के बराबर होता है फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, है ना? यहां पे किसी को एग्रीमेंट है, प्रॉब्लम है? नहीं। नाउ जब मेरे पास T इज इक्वल टू T1/2 के बराबर, दैट मींस इसका हाफ लाइफ रीच हो गया, तो R की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? R0/2 के बराबर हो जाएगी, है ना? सो यहां पे एट T इज इक्वल टू T1/2 हम लोग क्या लिख सकते हैं? K इज इक्वल टू R0 माइनस R0/2 अपॉन T1/2 करके लिख सकते हैं। सो R0 माइनस R0/2 क्या होता है? 1 माइनस 1/2 क्या होता है? 1/2। सो इज इक्वल टू R0/2 T1/2 के बराबर हो गया। ठीक है, therefore T1/2 इज इक्वल टू R0/2K। फिनिश्ड। समझ में आ गया? R0/2K के बराबर होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। It is clear that T1/2 for a zero order reaction is directly proportional to the initial concentration of the reactants and inversely proportional to the rate constant। तुम्हारा T1/2 कितना तुम्हारे पास इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था उस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और कितना तुम्हारा रेट कांस्टेंट है उसके ऊपर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ज्यादा क्वांटिटी रखोगे ऑफ रिएक्टेंट्स रखोगे तो तुम्हारा हाफ लाइफ भी बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, अगर तुम कम कॉन्सेंट्रेशन रखोगे तो हाफ लाइफ तुम्हारा कम हो जाएगा। समझ में आ गया? सो दिस इज नोन एज हाफ लाइफ। क्या होता है समझ में आ गया ना तुम लोगों को? एनी डाउट्स इन दैट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रल रेट इक्वेशन लिख देंगे, दैट इज K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log of R0 अपॉन R। नाउ एट T इज इक्वल टू 1/2, R इज इक्वल टू R0 अपॉन 2 के बराबर होगा। सो यहाँ पे R की जगह R0 अपॉन 2 लिख सकते हो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या बचेगा? R0 अपॉन R, दोनों के दोनों कट गए तो log 2 बच गया तुम्हारे पास। सो K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T1/2 log 2। K को यहां पे लेके जाओ, T को यहां पे लेके जाओ, बस। तो यहां पे क्या बचेगा तुम्हारे पास? T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन K के बराबर। यहां पे एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज तुम्हें समझनी है, क्या है पता है? कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है हाफ लाइफ। अगर तुम्हारे पास एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो रहा है, अगर तुम्हारे पास इतना ज्यादा हो या फिर इतना ज्यादा हो, एग्जैक्टली आधा खत्म होने के लिए, 100 को 50 होने के लिए और 10 को 5 होने के लिए सेम टाइम लगता है। समझ में आ गया? सो फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तुम्हारा जो हाफ लाइफ है डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। समझ में आ गया? फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द half life of a reaction does not depend on the initial concentration। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10,
For a first order reaction, T1 by 2 is independent of R naught and hence is a constant. The half life of a reaction is given as T1 by 2 is inversely proportional to 1 upon R naught the whole to the power n minus 1 के बराबर हो जाएगा. ये तुम्हारा क्या होता है? इट्स अ जनरल फॉर्मूला. ठीक है. सो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए T1 by 2 is directly proportional to R naught हो जाएगा. 1 अपॉन R naught to the power minus 1 क्या होता है? माइनस 1 ऊपर क्या है तो 1 हो जाएगा. सो फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन half life is directly proportional to R naught. For a first order reaction, T1 by 2 is a constant. और for a second order reaction क्या हो जाएगा? T1 by 2 is directly proportional to तुम्हारा 1 upon R naught के बराबर होता है. So for a zero order reaction, direct proportionality मतलब straight line देखने को मिल रहा है. For a first order reaction तुम्हारा constant, slope is a constant. ठीक है, constant होने के कारण तुम्हारा ये हो गया. Now for a second order reaction, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए तुम्हारे पास क्या हो रहा है? यहां पे 1 अपॉन ए नॉट रखा हुआ है. सो हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए नॉट होता है, हाँ कि ना? 1 अपॉन ए नॉट के बराबर होने के कारण यू आर गोना गेट अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. हाफ लाइफ में किसी को प्रॉब्लम है? आगे बढ़ते हैं. अ रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड. 50% कंप्लीटेड मतलब अगर तुम्हारे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे, 50 तुम्हारे रिएक्ट हो चुके हैं. ठीक है, दैट इज हाफ लाइफ अचीव हो चुका है. अ रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 10 मिनट्स. तो 10 मिनट्स क्या बन गया तुम्हारा? हाफ लाइफ. हाफ लाइफ के बराबर हो गया. इट इज अलाउड टू प्रोसीड अनदर 5 मिनट्स. हाउ मच ऑफ द रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड एट दिस टाइम? हाउ मच रिएक्शन वुड बी कंप्लीट at the end of 15 मिनट if the following were a zero order kinetic. तो अगर तुम, हाँ बोलो 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 बोलो, क्या सॉल्व कर लो तुम लोग. हो गया? ओके, सो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था हमारे पास, यहीं से शुरू करते हैं. सो हाँ, a reaction is 50% complete in 10 minutes. It is allowed to proceed another 5 minutes. How much the reaction would complete at the end of 15 minutes if the following zero order reaction? अगर एक zero order reaction है तो कितना होगा?
इनिशियली हम लोग क्या मानते हैं, लेट अस अज्यूम दैट हमारे पास 100 मोल्स पर लीटर, दैट इज 100 मोलर सोल्यूशन था हमारे पास, ये हमारा इनिशियल राउंड ऑफ था। तो अगर जैसे ही हाफ लाइफ खत्म होता है तो हमारे पास कितने मोल्स बचेंगे, कितना मोलर सोल्यूशन बचेगा, 100 मोलर से अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 50 बचा है, 50 मोल्स पर लीटर पर मिनट। सो यहां पे क्या हो रहा है तुम्हारे पास, यहां पे के की वैल्यू तुम्हारी क्या निकल के आ रही है, एक सेकंड रुको। सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तुम्हारे पास, सो के इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन 1/2 होता है। सो यहां पे 100 अपॉन 2 × 10 दैट इज 25 मोल्स पर लीटर पर मिनट तुम्हारा के का वैल्यू निकल के आ गया। यूजिंग इंटीग्रेटेड जीरो ऑर्डर इन काइनेटिक्स तो हमें क्या मिलेगा, के की वैल्यू मिल चुकी है, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी इज इक्वल टू 5 तुम्हारा के का वैल्यू है, आर नॉट इज 100 माइनस आर अपॉन 15, के तुमने निकाल दिया तो तुम आर निकाल सकते हो, दैट्स इट फिनिश्ड। 15 5 75, 75 इज इक्वल टू 100 माइनस आर, तो आर तुम्हारा कितना बचा है, सिर्फ और सिर्फ 25 मोल्स पर लीटर बचा हुआ है। ठीक है, तुम्हारे पास 25 मोल्स पर, तो कितना रिएक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, पहले 100 था अभी सिर्फ 25 बचा है, 75% तुम्हारा कंप्लीशन रेट है। नेक्स्ट यहां पे देखो, सो द हाफ लाइफ फॉर द रेडियोएक्टिव डिके ऑफ कार्बन 14 इज 5730 years. An archaeological artifact contains wood has only 80% of the carbon 14 found in a living tree. Calculate the age of the sample. So हमारे पास क्या दे रखा हुआ है, हाफ लाइफ दे रखा हुआ है, T1/2 हमें दे रखा हुआ है। ठीक है, 80% तुम्हारा बचा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 20% तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है, हाँ कि ना। सो देन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, T1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के बराबर होता है, के की वैल्यू निकाल सकते हो, यही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर तुम्हारा क्या होता है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में तुम्हारा डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, सो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, T1/2 is equal to 0.693 upon k, so k is equal to 0.693 upon T1/2, तो इतने तुम्हारे साल लग जाएंगे, हाँ कि ना। के की वैल्यू निकाल ली है, फिर उसका तुम लोग क्या कहेंगे, इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियोएक्टिव डिके जो भी होता है तुम्हारा हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बराबर होता है। हाँ, इसे एग्जैक्टली T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर। सो आर की वैल्यू क्या है, आर नॉट तुम्हारा अगर 100% है तो आर की वैल्यू क्या है 80, तो 100/80 हो जाएगा तुम्हारे पास, तो 100/80 के थ्रू तुमने ये पूरा का पूरा सॉल्व कर दिया, यू विल गेट 1845 years, दैट मींस इतना पुराना है तुम्हारा, सब कुछ तो मिल चुका है, आर नॉट की वैल्यू पता है, आर की वैल्यू पता है, के की वैल्यू पता है, लॉग करके तुम आंसर निकाल सकते हो। Therefore, the age of a given archaeological artifact containing wood is 1845 years. Now, ऐसे क्वेश्चंस आते ही हैं, तो हमेशा याद रखना जब भी रेडियो एक्टिविटी की बारी आती है, रेडियो एक्टिविटी की जब हम लोग बात करते हैं, इट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेडियोएक्टिव डिके इज ऑलवेज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये तुम्हारे क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, बुक में क्लियरली मेंशन दिया है। तुम ये नहीं बोल सकते अरे ये फर्स्ट ऑर्डर है क्या, जीरो ऑर्डर है क्या, सेकंड ऑर्डर है क्या, क्या करूं, नहीं, इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, सिंस ऑल द रेडियोएक्टिव प्रोसेस फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ सूडो का मतलब क्या होता है बताना मेरे को, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूडो, fake, exactly, fake first order reactions. Now the reaction which are not actually of the first order but behave so due to the altered conditions, हमने जो initial conditions के अंदर जो alterations किए हैं उसके कारण तुम्हारा एक reaction, even though उसे second या third order का होना चाहिए था, हम लोगों उसको क्या बोलते हैं, we still count it as a first order reaction, इसको हम लोग बोलते हैं a fake first order reaction. The reaction which are not actually of the first order but behave so due to the altered conditions are called the pseudo first order reaction या फिर pseudo unimolecular reactions भी बोल सकते हैं। Now, in such a chemical reaction between two substances, one reactant is present in large or excess amount. एक रिएक्टेंट जो होता है तुम्हारे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है कंपेयर टू दी अदर। तो जैसे फॉर एग्जांपल तुमने क्या किया, यू टुक यहां पे जो इथिलीन इथाइल एसीटेट है,
इथाइल एसीटेट जो है तुम्हारे पास, उसको तुमने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइज कर दिया इन 10 मोल ऑफ पानी में। तुमने क्या किया है, 0.01 मोल्स ऑफ इथाइल एसीटेट ले रखा है और उसको तुम पानी में मिला रहे हो 10 मोल ऑफ पानी में, ठीक है। और रिएक्शन कैसा होता है, CH3COO C2H5 प्लस H2O गिव्स यू CH3COOH प्लस C2H5OH, ठीक है। इस तरह से तुम्हारा रिएक्शन प्रोसीड करता है। तो एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, CH3COO C2H5 दैट इज इथाइल एसीटेट, एक मॉलिक्यूल ऑफ पानी के साथ रिएक्ट करेगा। तो 0.01 मोल्स तुम्हारा 0.01 मोल्स के साथ ही रिएक्ट करेगा पानी का, हाँ कि ना। तो अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, तुमने क्या किया है, इनिशियली तुम्हारे पास 10 मोल ऑफ पानी था, यू हैड 100 मोल्स ऑफ वाटर, सॉरी 100 बोल रहा हूं, 10 मोल ऑफ पानी था। नाउ 10 में से तुम्हारे 0.01 चले गए, कितना बचा है तुम्हारे पास, 9.99 मोल्स बचा है। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसिटेट इज कंप्लीटली गॉन, चला गया। बैलेंसिंग क्वेश्चन नहीं, ये मैनिपुलेशन होता है। एक मॉलिक्यूल इसके लिए दो मॉलिक्यूल, वो नहीं है यहाँ पे। देखो तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, दोनों को अलग अलग ऑल्टरेशन में ले रहे हो। एक की क्वांटिटी तुमने इतनी बढ़ा दी कि अगर इट्स लाइक दिस, ठीक है, अगर तुम्हारे पास करोड़ों रुपए है, तो अगर 100 रुपए तुमसे कोई चोरी करके ले जाता है, फर्क पड़ता है क्या, मतलब उतना इंपैक्ट पड़ता है क्या, नहीं। मगर अगर तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए है और अब तुमसे वो एक 100 रुपए का नोट चोरी करके लेके चला गया, तब तो क्या होगा, अरे बाप रे मेरे 100 रुपए चले गए, अरे बाप रे, ऐसे करोगे ना। यही चीज यहां पे हो रही है, एक की मात्रा तुमने बहुत ज्यादा तेज कर दी। से वो होता है H2O होता है, हाँ O2 के एक मॉलिक्यूल के साथ दो H2O, हाँ वो तुम कर सकते हो, स्टोइचियोमेट्री तुम्हारा ये करता है, मगर यहाँ पे उसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे पास यहाँ पे लेट अस अज्यूम फॉर द सेक ऑफ योर क्वेश्चन यहाँ पे 2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.01 मोल्स तुम्हारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ पे तुम्हारे पास एग्जैक्टली तो 0.01 अगर तुम्हारे पास यहाँ पे 0.02 मोल्स मौजूद है, मान लो 2 मॉलिक्यूल मतलब 0.02 मोल्स अगर तुम्हारे पास मौजूद है मान लो, तो वो तुम्हारा किसके साथ रिएक्ट करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 0.005। आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखा जाए तो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, क्योंकि दो अलग अलग तुम्हारे जो एटम्स है, सॉरी दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स तुम्हारे यूज अप हो रहे हैं। It is a second order reaction and the concentration of both ethyl acetate and water affect the rate of the reaction. But when water is taken very large extent, 10 mole जितना तुमने ले लिया, when water is taken in a large excess, then the concentration of water is not considered in the calculation. This is because concentration does not get altered much during the course of the reaction, है ना। तुम्हारा concentration ज्यादा चेंज नहीं हुआ, पहले 10 मोल्स थे, अब तुम्हारे पास 9.99 मोल्स बचा हुआ है, ठीक है। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग रेट को K-CH3COOC2H5.H2O लिखते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, मगर यहाँ पे H2O को हम लोग लिटरली कांस्टेंट मान लेते हैं। तो हमारा जो नया रेट होता है वो क्या निकल के आएगा, रेट इज इक्वल टू K ऑफ CH3COOC2H5। यहाँ पे K-H2O तुम्हारे K के बराबर है, एक नया वैल्यू निकल के आ गई। दिस रिएक्शन डज बिहेव एज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि तुम्हारा एक सेकेंड या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तुम्हारा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरह फेक करके काम कर रहा है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल इट अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आइडियली स्पीकिंग इट्स अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, but because we have taken the amount of water to be such larger quantity as compared to our ethyl acetate, क्या हो रहा है, ethyl acetate पूरी की पूरी तरह से कंज्यूम हो गया, मगर पानी की जो कॉन्सेंट्रेशन है उस पर एक छोटा सा डेंट भी नहीं लगा तुम्हारा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या माना, इट इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।
इन्वर्जन ऑफ केन शुगर इज अनदर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन्वर्जन में क्या होता है तुम्हारे पास, जो तुम्हारा जो सुक्रोस होता है, जैसे तुम्हारे पास स्टार्च होता है C12H22O11 केन शुगर, कार्बोहाइड्रेट जिसको बोलते हैं, वो तुम्हारा क्या करता है, H2O में हाइड्रोलाइज होके तुम्हारे पास दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स निकल के आते हैं, एक है ग्लूकोस, दूसरा है फ्रुक्टोस। ठीक है, तो यहां पे भी तुम्हारे पास क्या हो रहा है, पानी की जरूरत है, मगर हमारी बॉडी के अंदर पानी इतना ज्यादा है कि पानी का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल मतलब फर्क ही नहीं पड़ता हमारा। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारा अगेन अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बन जाएगा। क्लियर है ये बात? सो व्हाट इज अ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन व्हिच फेक्स एंड बिकम्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको हम लोग सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देखो। So, in a pseudo first order hydrolysis of an ether ester in water, the following results were obtained. ठीक है, टाइम तुम्हारा क्या क्या है, सेकेंड्स में दे रखा है 0, 30, 60, 90। एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा हुआ है, ऐसा जा रहा है तुम्हारे पास। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल्स ऑफ 30 to 60। तो हमें क्या करना है, रेट निकालना है। रेट निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। एवरेज तो वही होता है ना, इंस्टेंटेनियस रेट तो ये अलग होता है। एवरेज रेट ऑफ अ रिएक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, 30 सेकेंड्स से लेके 60 सेकेंड्स के बीच में, दैट इज तुम्हारे पास माइनस ऑफ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। नहीं, हाँ कि ना? अरे क्योंकि 0.17 माइनस 0.31 होता है ना, नेगेटिव होती है, रेट नेगेटिव हो नहीं सकता है ना, रेट नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हमारा जो माइनस फाइव एग्जैक्टली, सो तुम्हारे पास, मगर वो जो तुम बोल रहे हो वो इंस्टेंटेनियस है, ये एवरेज है बस। ठीक है, तो पहले वाला क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा आसान है, कर लोगे तुम लोग। अगला, कैलकुलेट द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट निकालने बोला है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसके लिए, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हमें आई थिंक 3 बार के निकालना पड़ेगा, तीनों बार के निकालने के एवरेज निकालना पड़ेगा, बहुत लंबा होने वाला है। ठीक है, सो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लोग 30 सेकेंड्स के लिए निकालेंगे, फिर 60 सेकेंड्स के लिए निकालेंगे के की वैल्यू, फिर 90 सेकेंड्स के लिए निकालेंगे के की वैल्यू। हमें जो वैल्यूज मिलेंगे उन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे। ठीक है, वी विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू कैलकुलेट के 3 टाइम्स। ठीक है, हमारे पास जैसे यहां पे देखो, तुम्हारे पास व्हाट इज द फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में व्हाट इज द फॉर्मूला, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर। सो यहां पे आर नॉट ये है 0 से लेके 30 तक, आर नॉट इज 0.55, आर इज 0.31। तुम्हारे पास टाइम क्या है, 30 सेकेंड है, सो 2.303 मालूम है, नीचे का टी मालूम है, क्योंकि आर नॉट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, टी इज इक्वल टू 0 पे आर नॉट निकल के आएगा। ठीक है, तो आर नॉट मालूम है, आर मालूम है, टी मालूम है, के निकाल सकते हो, 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर, तुम्हारी के की वैल्यू निकल गई। तो इस ड्यूरेशन के लिए तुमने के की वैल्यू निकाल दी, फिर इस ड्यूरेशन के लिए तुमने के की वैल्यू निकाली, फिर इस ड्यूरेशन के लिए तुमने के का वैल्यू निकाला। ठीक है, तो तुम्हें यहां पे K1 मिला, K2 मिला, यहां पे K3 मिल गया। अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे सेम ही है, देखो 1.91, 1.96, 2.07, देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस, है ना। अब इन सबको तुम क्या करोगे, ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दो, ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दोगे तो यू विल गेट द एवरेज रेट कांस्टेंट। समझ में आ गया? दिस इज हाउ यू प्रोसीड टू गेट द एवरेज रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो अनफॉर्चुनेटली आज हम लोग हमारे पूरे के पूरे क्लास को खत्म नहीं कर पाए, एक और क्लास लगेगा जहां पे सिर्फ आधे घंटे का टॉपिक बचा हुआ है, तो फ्राइडे की क्लास में भी यही बुक लेके आना, हम इसको खत्म करके वी विल मूव ऑन टू डीएनएफ, डीएनएफ में चले जाएंगे। ठीक है, फिजिक्स का थोड़ा बहुत एक ब्रेक ले रहा हूं मैं, केमिस्ट्री का तुम दोनों का मैं साइड बाय साइड करा के डीएनएफ पे जाऊंगा। ठीक है, तो हाँ ना, बड़ा नहीं है, रटने के लिए बहुत है बस। ठीक है, सो आई होप तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तुम लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है, आई थिंक सो तुम लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगती है, और तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, आई होप सो। अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और दिस इज द बुक, मैं हर एक वीडियो में मैं डालता रहूंगा
ठीक है, ये है बुक जिसके थ्रू मैं पढ़ाता हूं। दिस इज दी बेस्ट बुक फॉर तुम्हारे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए। सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसके अंदर थियरी तुम्हारी बिल्कुल कंसाइज प्रिसाइज होती है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सॉल्व किए गए हैं। इसको प्लीज इस्तेमाल करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगले वीडियो में मिलते हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय।